डिस्कस करने वाले हैं कि जो मेटल कार्बोनिल ओएमसी में जो मेटल कार्बोनिल होती है इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दे दिया गया, सपोज करिए आपको क्वेश्चन दिया गया है VCO6 माइनस MnCO6 प्लस COCO6। ये सपोज करिए आपके पास 3 कंपाउंड दिए गए हैं, 3 मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। अब अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि आप कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताओ और मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताओ, तो आपको कौन कौन से ऐसे ऐसे बेसिक होंगे कि जिनको आप याद रख के, या फिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जिनके बेस पे आप इसको निकाल सकते हो। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है कार्बोनिल की, ये बैक बॉन्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बैक बॉन्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बस इसी फैक्टर को आप याद रखिए, स्पेशली इस बैक बॉन्डिंग वाले इफेक्ट को आप याद रखिए। यही एक ऐसा इफेक्ट जो सब में आपको काम देगा। देखिए जैसे अगर हम इसमें देखना चाहें तो इसमें बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें होगी? नेगेटिव चार्ज जब सेंट्रल मेटल पे होगा तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो बैक बॉन्डिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। बैक बॉन्डिंग के चांसेस मतलब इसमें जो है बैक बॉन्डिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। देखिए और सेकंड है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब जब सेंट्रल मेटल पे जब पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब पहले से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो वो दे नहीं सकता, मतलब वो बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो मतलब इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकता। और इसमें इसके कंपैरिजन में लेस बैक बॉन्डिंग होगी, इसमें बैक बॉन्डिंग लेस होगी, इसमें सबसे ज्यादा होगी। तो अब देखिए बैक बॉन्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO। इसका क्या मतलब होगा कि सबसे ज्यादा किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हुई? B की, उसके बाद आप हो जाएगा C और उसके बाद हो जाएगा A। तो BCA ये क्या है? आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है कार्बोनिल की, CO की है, ना कि मेटल। अब लेकिन जब मेटल कार्बन की देखोगे, मतलब अगर आप V जैसे वेनेडियम का ऐसे देखोगे तो इसका क्या होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी? पूरा ओपन करके बनाते हैं, इसका क्या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा? इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब पूरा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैक बॉन्डिंग के। जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी मेटल कार्बन की वो उतना ही ज्यादा होगी। अब जैसे देखिए तो इसमें सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग किसकी है? एक ही, मतलब इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। अगर आपने कार्बोनिल का निकाल लिया तो आप मेटल कार्बन का निकाल सकते हो। अगर आप मेटल कार्बन का आपने निकाल लिया तो उसका जस्ट उल्टा कर दो तो आपका निकल जाएगा। देखिए ए का सबसे ज्यादा, फिर सी का सबसे ज्यादा, फिर बी का सबसे ज्यादा। तो ये क्या था? कौन सा फैक्टर था? जब इसका मतलब क्या है? अगर निगेटिव चार्ज आपका मेटल पर, निगेटिव चार्ज ऑन मेटल, निगेटिव चार्ज है तो उससे क्या होगा? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज रहेगी। क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी। इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा सेंट्रल मेटल पे तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी कार्बोनिल की वो इंक्रीज कर जाएगी। ये तो था पहला फैक्टर। इसी से रिलेट करके हम दूसरा फैक्टर भी देख लेते हैं कि दूसरा फैक्टर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा फैक्टर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NiCO4 पढ़ोगे पीटोगे। देखिए निकिल कार्बोनिल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये 3D का है, ये 4D का है और ये 5D का। अगर हम इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। देखिए जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो बैक बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती जाती है। मतलब बैक बॉन्डिंग की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो धीरे धीरे कम हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी और बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगी। ये आपको याद रखना है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग कम होगा, और जब बैक बॉन्डिंग कम होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। चलिए इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि अगर हम इसको A, इसको B और इसको C माने तो C की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, क्योंकि वो 5D का है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है। B में
उसके बाद ये सबसे कम क्या होगा, एक ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो जाए। चलिए अभी तीसरे और लास्ट फैक्टर की हम बात कर लेते हैं कि क्या होगा जब सपोज करिए कि अगर ये मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट है और इसके पीछे हमने एक लिगैंड रखा है। अब ये लिगैंड दो तरीके का हो सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है और या तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो सकता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ऑब्वियस सी बात है मेटल को कुछ इलेक्ट्रॉन देगा, और जब मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो उससे क्या होगा, मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के बाद वो देगा कार्बोनेट को। मतलब कहने का ये है कि अगर लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो क्या करेगा, ये मेटल को देगा। जो मेटल के पास जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी वो तुरंत ही कार्बोनेट को दे देगा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगी बैक बॉन्डिंग। तो जब बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो हमने पता है कि बैक बॉन्डिंग जब होती है, बैक बॉन्डिंग हुई तो मेटल कार्बन जो कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब सुन, सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि अगर ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात हुई, अब अगर भाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो वो मेटल से इलेक्ट्रॉन लेगा, देने की बजाय लेगा, विथड्रॉ करेगा वहां से। जब विथड्रॉ करेगा तो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब है वो कार्बन से बैक बॉन्डिंग कर नहीं पाएगा। जो बैक बॉन्डिंग कर नहीं पाएगा तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी कार्बोनेट की वो इंक्रीज कर जाएगी। हम स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं, अगर आपने कार्बोनिल का निकाल लिया, कार्बोनिल का जब इंक्रीज करता है तो एमसी यानी मेटल कार्बन का डिक्रीज करती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए जैसे MOCO3 NMe3, ये हो गया ए और एक बी ले लो। जैसे MOCO3 PCl3 का था। देखिए इसमें दो हमने लिया है। देखिए पहला है NMe3, ये कैसा है, ये डोनेटिंग ग्रुप का होता है। मतलब ये क्या करेगा, ये मेटल को डोनेट करेगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और जो PCl3 है ये होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का होगा तो इसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का भी पीछे बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा होती है। ठीक है, तो बी की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ए से ज्यादा होगी। देखिए तो यही मेजरली 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेटल कार्बोनिल में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को डिराइव करते हैं। अब अल्टीमेटली आपको बस एक चीज याद रखनी है, जो सब में कॉमन आपने देखा होगा कि बैक बॉन्डिंग। अगर बैक बॉन्डिंग हुई तो बैक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल की। बस अल्टीमेटली आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। इसके बाद आप सारे फैक्टर से, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हुआ तो मेटल कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। पॉजिटिव हुआ तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि सब में बैक बॉन्डिंग ही अफेक्ट कर रहा है। मतलब अल्टीमेटली आपको बस ये याद रखना है कि बैक बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हुई तो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और मेटल कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो इसको थोड़ा सा इनहेंस करके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और देखो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। ये आपको पूरा ओवरऑल याद रखना है। आपसे कभी भी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि मेटल कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताओ, तो आप इस हिसाब से निकाल सकते हो। आप देख रहे हो कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट।